हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था इंडिकेटर्स के बारे में, एसिड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स, उसके बाद डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, ये सारी चीज़ें देखी थी। और आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल्स की। तो जिसने भी वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ देख लो जाके अच्छे से, तो ये लेक्चर तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उस लेक्चर की मतलब जो लिंक होगी उसे मैं या तो पिन कमेंट में लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, क्या होता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अपन लोग एक पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि ज़्यादातर मतलब कि जब भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वही सिनेरियो होगा। तो क्या होगा, हमारे पास है कोई भी एसिड ले लेते हैं, हमारे पास एसिड होगा और हमने कोई मेटल ले लिया। ठीक है, जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास, ये जो सिस्टम है सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एक सेकंड इस पर बॉक्स बना देता हूँ। ये हमारी है जनरल इक्वेशन, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में कौन सी रिएक्शंस होंगी, हम किस मेटल को लेंगे, कौन सा एसिड लेंगे, तब जाके कौन सा सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है उस वो है एनसीईआरटी की एक्टिविटी में, और हम लोग एनसीईआरटी एक्टिविटी देखने वाले हैं 2.3 को। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये अपार्टस हैं जो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने वाले हैं, एक्टिविटी में यूज़ करने वाले हैं। इसका नेम तो दिख ही रहा है, ये हमारे पास क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इस वाली बॉटल के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये जो चीज़ तुम्हें दिख रही है, ये दिखने से ही पता चल रहा है ये क्या है, ये हमारे पास है स्टैंड। ठीक है, ये स्टैंड है, इसके ऊपर हम लोग टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर लेते हैं ताकि टेस्ट ट्यूब गिरे ना। अब ये चीज़ तो हमको पता ही है, ये तो हर मतलब ये वो चीज़ है जिसके बिना कोई भी हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है, जो कि है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब। अब ये जो चीज़ है इसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी डिलीवरी ग्लास। एक सेकंड में ऐसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ या फिर ऐसे डाल देते हैं, ग्लास डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, ये रबर कॉर्क है, मतलब कि ये एक रबर का होता है जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर लग जाता है, जिससे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी गैस बनेगी वो बाहर ना निकल पाए, उसे लॉक कर ले। और ये जो डिलीवरी ग्लास ट्यूब है ये इसी रबर कॉर्क के अंदर फिट है। ठीक है, इससे मतलब कि जो भी गैस पास होगी वो इसी ट्यूब से होती हुई निकलेगी बाहर। अब इस एक्टिविटी में बोला क्या गया है, ये जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं ये एक्चुअली में जिंक मेटल ही है हमारे पास। ठीक है, इसको हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालना है, बस इतना ही करना है और हमें फिर देखना है क्या होता है। तो आओ देखते हैं ये कैसे हो रहा है, क्या सिस्टम है। ये देखो, इस वाली हमने पहले टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में फिट कर दिया, इसके अंदर हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जो हमारे पास था, और उसी के अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स भी डाल दिए। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्लास डिलीवरी ट्यूब थी इसको हम लोग पास करके यहाँ से लेके आए और यहाँ से हम लोगों ने किसके अंदर डाल दिया, इस चीज़ को बोलते हैं ट्रफ। ये जो तुम्हें रेक्टेंगुलर कलर का एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ये केमिस्ट्री लैब की टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। मान लो अभी तो चलो 10th क्लास में लाइक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता, लेकिन जब तुम 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारे एक लैब की एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। तो एग्जामिनर ने तुम्हें पूछ दिया कि इस अपार्टस का क्या नाम है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। और बहुत अजीब अजीब से नाम होते हैं जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, चाइना डिश होता है, वॉच ग्लास होता है, और आज ये नया आ गया है ट्रफ। ठीक है, इसे ट्रफ बोलते हैं, ये जो स्क्वायर कलर का है। और जो ट्रफ के अंदर भरा हुआ है ये जो लिक्विड टाइप का जिसमें फॉर्म टाइप का है, ये है हमारा सोप सोल्यूशन। इसके अंदर हमने साबुन वाला पानी घोल के रखा है, सोप सॉल्यूशन।
ठीक है, समझ जाना, ये पूरा सोप सोल्यूशन है। इसके अंदर हम लोगों ने सोप सोल्यूशन घोल के रखा है, मतलब घोल के रखा है, और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पे इधर अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और उसी में हम लोगों ने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए। अब होगा क्या, एक्चुअली में हम ये रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, ये जो वाली जो एक्टिविटी है एक्चुअली एक्टिविटी में ही पढ़ी थी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में। याद है किसी को कौन सी एक्टिविटी में पढ़ी थी? कैसे याद होगा भाई, तुम लोग इतने बिजी लोग हो, इतना ज़्यादा तुम्हारे ब्रेन पे प्रेशर रहता है, एलॉन मस्क के साथ मीटिंग्स हैं तुम्हारी, मोदी जी के साथ मीटिंग्स रहती हैं, तो तुम्हें ये छोटी मोटी चीज़ें कैसे याद होंगी कि हम लोगों ने कौन सी एक्टिविटी में ये पढ़ी थी? भाई फर्स्ट चैप्टर की 1.3 एक्टिविटी में सेम रिएक्शन पड़ी हुई थी, बिल्कुल सेम यही रिएक्शन थी, जिंक ग्रैन्यूल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी और हाइड्रोजन गैस बनी थी। रिवीजन कर लिया करो, अच्छा रहता है सेहत के लिए, ठीक है, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करना बंद मत करो। बस इस वाली एक्टिविटी में हम लोगों ने एक स्टेप आगे गए हैं, पहले से हम लोग एक स्टेप आगे गए हैं, बस और कुछ भी नहीं किया है। इस बार हम लोगों ने ये जो ग्लास डिलीवरी ट्यूब था इसे हम लोगों ने लगा के और इस वाले जो सोप सोल्यूशन है उसके अंदर डाल दिया है ला के। तो अब यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये देखो अगर तुम्हें दिख रहा हो सही से, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं ये क्या है? ये हमारे हैं हाइड्रोजन गैस। इधर डालता हूँ, ये हमारी हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब टेस्ट ट्यूब पूरी तरीके से लॉक है, इस यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई हाइड्रोजन गैस होती हुई यहाँ से जाके इस सोप सोल्यूशन के अंदर जा रही है। अब सोप सोल्यूशन क्या करेगा? बबल्स को बनाएगा। तो ये देखो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो बन के उड़ने लगे बाहर, ऑटोमेटिक बाहर निकल के आने लगेंगे। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो सोप सोल्यूशन से बाहर निकल के आने लगेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है इस वाली एक्सपेरिमेंट में। एक स्टेप और आगे है, क्या है वो एक स्टेप, वो भी हम लोग मैं भी तुम्हें बताऊंगा, पर पहले इस वाली रिएक्शन की, मतलब ये वाली जो हमारा पूरी रिएक्शन है इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन वैसे जानी पहचानी है, कुछ नया नहीं है। हम लोगों ने जिंक मेटल लिया जो कि सॉलिड था, इसे हम लोगों ने किससे रिएक्ट करवाया? H2SO4 से, जो कि कैसा था? डाइल्यूट था। मैं डाइल्यूट सब तो मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ कि डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होते हैं एसिड्स, ठीक है। तो डाइल्यूट का मतलब पानी में घुला हुआ, तो ये एक्वस है हमारा। अब बना के हमारे पास Zn, जिंक सल्फेट बना जो कि एक्वस है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। लाओ देख लेते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। दो हाइड्रोजन है, SO4, ठीक है, ये बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसकी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इतना तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, एक्टिविटी 1.3 में पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस बन गई, और ये रिएक्शन भी हम लोगों ने पूरी इतनी पढ़ी थी वहाँ पे, ठीक है। अब जो नई चीज़ है वो यहाँ पे ये हो रही है कि हम लोगों ने इस ट्रफ के अंदर एक सोप सोल्यूशन को रख दिया है और उसके अंदर इस हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। हमें तो पहले से ही पता है कि ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है बाहर, क्योंकि हम ये रिएक्शन पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्जामिनर या इस एक्टिविटी में बोल रहा था कि हमें फिर भी चेक करना है कि ये कौन सी गैस है। तो कैसे करेंगे? एक्टिविटी में बोला गया था कि आपको एक कैंडल जला के इन बबल्स के पास लेके आनी है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो जैसे ही तुम कैंडल को जला के इसके पास लेके आओगे, ये देखो एकदम ये बबल ब्लास्ट हो जाएगा, और कैसा साउंड आएगा? एक हल्का सा साउंड आएगा, पॉप का साउंड आएगा, पॉप साउंड क्रिएट होगा, ठीक है। और ये एक बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल गैस है, और हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में भी हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल होती है। तो इन बबल्स के अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। एक्टिविटी समझ में आई। हम लोगों ने जिंक मेटल की रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें जो सॉल्ट मिला वो था ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट सॉल्ट मिला, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई हमारे पास। हाइड्रोजन गैस को हम लोगों ने चेक कैसे किया? हम लोग कैंडल को जला के इन बबल के पास लेके गए, और एकदम से बबल ना ब्लास्ट हो गया, और आवाज़ कैसी आई ब्लास्ट हुआ? तो पॉप साउंड क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यही था एक्टिविटी में। वो यहीं से तुम्हें घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेगा कि साउंड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, बबल्स किस गैस के हैं, ठीक है। इस तरह से होगा। इसकी दोबारा से इधर इस वाले पेज पे भी अच्छे से रिएक्शन लिख लेते हैं। वैसे तो लिखी हुई है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। ये है हमारे पास Zn जो कि सॉलिड था, फिर हम लोगों ने इसमें H2SO4 डाला जो कि एक्वस था, यानी कि डाइल्यूट था। एक्वस का मतलब होता है डाइल्यूटेड है, ठीक है। और फिर ये क्या बना? ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन बना हमारे पास। अब तो ये रिएक्शंस तुम्हें करना आ गई होंगी यार, तुम्हें दिमाग में खुद ही चलने लगा, मतलब चलता होगा तुम्हारे कि SO4-2 में ब्रेक होगा, H+ में ब्रेक होगा, और SO4 से Zn जुड़ जाएगा, जाके H का हाइड्रोजन बच जाएगा हमारे पास।
अब तो ये तुम लोगों को बहुत इजी लगने लगा होगा यार, मतलब कुछ भी ऐसा लगता नहीं होगा कि तुम कुछ कठिन पढ़ रहे हो, बिल्कुल इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं किसी दूसरे मेटल के साथ इसी की रिएक्शन को। दूसरे मेटल के साथ के एसिड हम लोग चेंज कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने H2SO4 के साथ कराई है, अब हम लोग एक दूसरा एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। मेटल हम लोग जिंक को ही रखते हैं, चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। हमने इसी जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया जो कि सॉलिड है। ठीक है, इस बार हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। ये भी किस में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, क्या मिला हमें, ZnCl2 का एक्वस, यानी कि जिंक क्लोराइड प्लस हमारे पास फिर से क्या मिल जाएगा, H2 गैस। ये तो होना ही है। देखो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा, एक चीज़ तो याद रख लो कि हाइड्रोजन गैस तो ज़रूर बनेगी कि बनेगी, और सॉल्ट भी बनेगा। अब देख लेते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, तो हमें यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 1 जिंक। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई है। तो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये हमेशा होगा, चाहे कोई भी एसिड हो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने जो देखा, यहाँ पे देखो HNO3 लिया, सॉरी H2SO4 लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड थे। लेकिन क्या हो कि अगर हम कोई वीक एसिड ले लें, मान लो कि हमने एसिटिक एसिड को ले लिया। ठीक है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन जिंक से करा दी, तो फॉर्म यही होगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ाया था कि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, पूरी तरह से मतलब कि ब्रेकडाउन नहीं होता है, जिसके वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत कम हाइड्रोजन गैस बनेगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी रिएक्शन, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जब भी वीक एसिड हम लोग लेंगे तो उनके साथ यही होता है। मैं इसे लिख के लाया हूँ एक पॉइंट के तौर पे, ये देखो, व्हेन वीक एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी स्लो, सो इट टेक्स मच मोर टाइम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, सॉल्ट भी बनेगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और जो अमाउंट मिलेगा हमें, मतलब कि हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का, वो बहुत कम होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रख लेना। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिल जाता है आसानी से, हाइड्रोजन गैस भी मिल जाती है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। ऑल्दो मैं फर्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज़ तुम्हें बता चुका हूँ, पर एक दो प्रॉपर्टीज़ कुछ नई हैं, उन्हें देख लेते हैं। इट इज़ ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। हाइड्रोजन जो है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, उसमें मतलब कि कोई कलर नहीं होता है और उसमें कोई स्मेल भी नहीं आती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन गैस जो है वो, उसका वेट मतलब कि एयर से कम होता है, एयर से हल्की होती है वो। ठीक है, तभी तो देखो इस वाले एक्सपेरिमेंट में जब हम लोगों ने इसे सोप सोल्यूशन के अंदर डाला तो जो बबल्स क्रिएट हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली, मतलब कि जो हमारा ट्रफ था इससे बाहर निकल के एयर में उड़ने लगे, एयर में फ्लोट करने लगे, क्योंकि वो एयर से हल्की होती है इसलिए। अब जैसे कि तुमने कभी कपड़े धुले हैं, साबुन जब हम लोग मतलब कि अपने कपड़े वगैरह धुलते हैं तो फोम, झाग वगैरह, बबल्स वगैरह वहाँ पे भी क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक हवा में नहीं उड़ने लगते, वो वहीं सरफेस पे ही बने रहते हैं, ऊपर नहीं जाने लगते। लेकिन जब तुम हाइड्रोजन गैस के बबल्स को क्रिएट करोगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप हवा में जाने लगेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो एयर से हल्की होती है। इन सभी पॉइंट्स को तुम लोगों को याद रखना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल। अरे यार, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होती है। तुम ज़रा सी से चिंगारी दिखाओगे ये तुरंत जलने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा, पेट्रोल से भी कई गुना ज़्यादा मतलब कि फ्लेमेबल होती है। इट ऐसे लिखते हैं, इट प्रोड्यूस
only water vapors when हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सिर्फ वाटर वेपर को प्रोड्यूस करती है जब उसे जलाया जाता है। कोई भी पॉल्यूशन नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, कोई और दूसरी मतलब कि हार्मफुल गैस नहीं प्रोड्यूस करती है, सिर्फ और सिर्फ वाटर की वेपर्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। एक और पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन गैस इतनी ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोड्यूस करती है जब ये बर्न होती है, तो इसीलिए ये रॉकेट फ्यूल में यूज़ करी जाती है। ठीक है, हमारे पास कितने पॉइंट हो गए? इट इज़ कलरलेस और लाइटर देन एयर, हाईली फ्लेमेबल और ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस ओनली वाटर वेपर्स वंस इन द रॉकेट फ्यूल, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ये जो गैस है ये पॉप साउंड के साथ वर्न करती है। हम लोगों ने ये जो बबल निकला था, जब हम लोगों ने इसे कैंडल से एकदम टच किया तो एक पॉप साउंड आया हमें सुनने के लिए। ठीक है, तो ये जो गैस है ये पॉप साउंड करके बर्न होती है, इस चीज़ को भी याद रख लेना। मैं ये सारे पॉइंट तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, मान लो वो तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन देगा, अ कंपाउंड एक्स प्रोड्यूसेस पॉप साउंड व्हेन बर्न्स, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस जो होती है, एक्स जो है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि पॉप साउंड वही क्रिएट करती है। या उसने ऐसे बोल दिया, अ गैस विच इज़ लाइटर देन एयर एंड हाईली फ्लेमेबल, तो इस तरह से वो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को एक साथ मर्ज करके तुम्हें क्वेश्चन में दे देगा और पूछ देगा कि ये कंपाउंड कौन सा है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस की पहले भी हम लोग मतलब कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, फिर मैंने तुम्हें दोबारा रिवीजन करा दिया। इसमें से जो नई प्रॉपर्टी वो ये है, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये वाली इट इज़ लाइटर देन एयर, ये दो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी भी इंपॉर्टेंट है। वो बोल सकता है कि अ कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट, कि कोई भी एक कंपाउंड है वो रॉकेट के फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और फिर उसके ऊपर बता देगा इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई, इसकी रिएक्शन उसके साथ हुई, तो मैं इन कंपाउंड्स के बारे में बताओ। तो जब तुम कंपाउंड कोई गैस नहीं कर पाओगे तो तुम रिएक्शन कैसे बना पाओगे? ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रख लेना। सिंगल लाइनर पॉइंट है यार, कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करते हैं, मतलब कि मेटल के कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ? तो पहले हम लोग इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं कि क्या होगा जब भी कोई एसिड होगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनाएगा हमारे सामने? सॉल्ट बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ये कॉमन इक्वेशन है। जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और H2O वाटर बनाएगा। ये जनरल इक्वेशन है। दूसरी चीज़ क्या लिखी है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा एसिड, तो तब भी सेम चीज़ें ही बनाएगा, यही तीनों चीज़ें बनाएगा। मैं फिर भी लिख देता हूँ, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन ठीक है, जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O फॉर्म करेगा। ये हो गई इनकी जनरल इक्वेशन। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि ये तो हो गई इनकी जनरल इक्वेशन, ये तो जनरल बात हो गई। अब देखते हैं कि हम कोई एक एसिड लेंगे, कोई मेटल कार्बोनेट लेंगे और देखेंगे कौन सा सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग देखने वाले हैं NCERT की एक्टिविटी 2.5 को। अब तुम सवाल कर सकते हो, भैया आपने 2.3 एक्टिविटी कराई, अब डायरेक्ट 2.5 पे आ गए, 2.4 वाली एक्टिविटी आप बीच में भूल गए क्या? छोड़ नहीं दी है। वो जो एक्टिविटी है वो बेस टॉपिक के अंदर आती है। तो पहले हम लोग पूरा एसिड टॉपिक कंप्लीट करेंगे,
उसके बाद हम लोग बेस टॉपिक जब शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग वो वाली एक्टिविटी को देखेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी वालों ने जो पढ़ाया है उन लोगों ने एसिड और बेस को कंबाइन करके पढ़ाया है, दोनों को मतलब एक साथ चलाया है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले एसिड को अलग पढ़ा दे रहा हूँ और फिर बेस को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग सिमिलर, मतलब इस वाली एक्टिविटी में जो अपार्टस यूज़ होने वाले हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। हम लोग सिमिलर चीज़ें यूज़ करने वाले हैं जो हम लोगों ने पहले यूज़ करी थी। ये स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास ग्लास डिलीवरी ट्यूब है। इसके अंदर हमने लिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तुम्हें दिख रहा होगा। और इस वाली बॉटल के अंदर है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का पाउडर। इसमें ये एक चीज़ नई है, ये देखो इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। ये क्या है हमारे पास, नई तो नहीं है, जो इस चीज़ को तुम पहले भी जानते हो, इसे लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लाइम वाटर है इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। मैं एरो लगा देता हूँ, ठीक है। इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर है। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। पहले सोडियम कार्बोनेट को इस वाली टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसके बाद इसके अंदर हम लोगों को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसके अंदर डाल देना है और फिर इसे लॉक कर देना है इससे रबर कॉर्क से, ठीक है। इसे लॉक कर देने के बाद इसमें जो भी गैस प्रोड्यूस होगी वो इस वाली डिलीवरी ग्लास ट्यूब से बाहर आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, यही हम लोगों ने किया। देखो इसके अंदर हम लोगों ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया और सोडियम कार्बोनेट को डाल दिया। इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो गई। हम लोगों ने ये इस रिएक्शन को भी हम पहले देख चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक, जब भी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वो सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और H2O बन रहा है और एक सॉल्ट भी बन रहा है। सॉल्ट को अभी नहीं ध्यान देते हैं, हमारे पास मेन चीज़ है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखो इस बार ग्लास ट्यूब से ये क्या बन रहा है, इधर लिख देता हूँ, इधर साइड ये जो बबल्स टाइप के क्रिएट हो रहे हैं, ये क्या बन रहा है हमारे पास, CO2। अब यहाँ से ये इससे ट्यूब से ट्रांसफ़र होते होते इसमें आ रही है और ये लाइम वाटर के अंदर जा रही है। अब इस रिएक्शन को भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी CO2 गैस जो होती है वो लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? CaOH का होल 2S, ठीक है। ये हमारे पास लाइम वाटर का फार्मूला होता है। जब भी इससे, मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के भी प्रैक्टिस शीट में डाला था, अगर तुम लोगों ने किया होगा तो याद होगा तुम्हें। जब भी लाइम वाटर CO2 गैस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, याद है तुम लोगों को? याद होना चाहिए भाई यार, मैंने बहुत चीख के पढ़ाया था। क्या बनाता है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब ये देखो ये पूरा इसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का था, कलरलेस टाइप का था, यहाँ पे देखो मिल्की हो गया है ये लाइम वाटर। ये हमारे पास मिल्की हो गया है, क्यों हो गया है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 की वजह से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने लगता है। जब भी लाइम वाटर, जब भी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है तो वो वाटर को मिल्की बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने लगता है। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इस रिएक्शन को लिख लेते हैं जो हमारी मेटल ने, मतलब कि एसिड ने मेटल के कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन करी है उस रिएक्शन को लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा एसिड लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को लिया था, किस में लिया था? एक्वस फॉर्म में लिया था। फिर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी? सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई थी, Na2CO3। ये क्या है? ये सॉलिड है और ये बना क्या रहा है हमारे पास, ये सॉल्ट बनाएगा। Na+ में ब्रेक होगा, CO3 माइनस में ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? Na जुड़ जाएगा Cl के साथ, NaCl बना लिया। ये हमारे पास क्या होगा? एक्वस। दूसरी चीज़ क्या बनेगी? CO2 गैस बनेगी। तीसरी चीज़ क्या बनेगी? H2O वाटर बनेगा जो कि लिक्विड होगा, ठीक है। समझ जाना, H2O लिक्विड होता है, ये उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें बन गई हमारे पास। अब इसे क्वेश्चन को देखें, बैलेंस है या नहीं है। ओके, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे 2 सोडियम हो गए, क्लोरीन कितने हो गए? 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन है, हाँ ठीक है 2 हाइड्रोजन। अब ये बैलेंस हो गई, ठीक है। तो अब तुम्हें बैलेंस तो करना आ ही गया होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये हमारे पास रिएक्शन आई, हम लोगों ने क्या क्या किया, HCl का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई। हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना, CO2 बना, H2O बना, इतनी चीज़ें बनी।
ठीक है, ये हमारे पास एनसीईआरटी की एक्टिविटी थी। आगे इसकी और रिएक्शन थी, वो भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स के जो कार्बोनेट हैं और कार्बोनेट के साथ साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हैं, कार्बोनेट हैं और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन दोनों की रिएक्शन देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कार्बोनेट की रिएक्शन देखी, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन को देखते हैं। हम यही लेते हैं, HCl को ही लेते हैं, इसी एसिड को लेते हैं। HCl लिया हमने एक्वस में। अब हम लोग लेने वाले हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारे पास है सॉलिड, ये भी पाउडर होता है जिसे हम लोग खाते भी हैं। कोई कॉमन नेम बता सकता है इसका क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? तब तक मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। होगा सिंपली यही फॉर्म होगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी गैस, और उसके बाद H2O रिलीज़ होगा। तो बनना तो यही पे है हमारे सामने, NaCl बनेगा जो कि एक्वस होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस H2O बनेगा जो कि लिक्विड होगा, और ये हमारे पास गैस होगी। ठीक है, ये लिक्विड होगा, ये गैस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारे सामने, ये चीज़ें बन रही हैं। अब इसे देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। सोडियम एक है, एक Cl है, कार्बन CO2, ठीक है, सब बैलेंस है। तो ये इक्वेशन है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, इसका कॉमन नेम क्या है? मैं इसका कॉमन नेम पूछने वाले था। इसका कॉमन नेम किसी को पता है क्या होता है? पहले तो इसका नॉर्मल नेम ही डाल देता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम होता है अपना भैया खाने वाला बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है अपना, याद रखना इसे। ठीक है, ये अपना बेकिंग सोडा है हमारे पास। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसने भी ये इक्वेशन बनाई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाली इक्वेशन पे जो हम लोगों ने आगे करी थी। यहाँ पे हमारे पास इस वाली रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज़ हो रही है। हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्टिविटी में क्या देखा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं ले जाके लाइम वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अब ये वाली रिएक्शन देखते हैं। इवन ये वाली रिएक्शन भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। इससे लिखते हैं, हमारे पास क्या था? CO2 गैस है। हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, जो कि हमारे पास था एक्वस। क्या मिला हमें? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा है तो ये एक्वस फॉर्म में, प्लस एक और चीज़ मिलती है H2O, वाटर भी मिलता है जो कि है लिक्विड। ठीक है, ये चीज़ें हमें मिली। अब ये क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट? तो भाई सबको ही पता है, ये तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये वाइट PPT है। ठीक है, वाइट PPT है, वाइट प्रेसिपिटेट है हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये रिएक्शन इतनी, ये भी रिएक्शन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, इतनी रिएक्शन, लेकिन अब हम लोग इससे एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पे? हम लोग करने क्या वाले हैं कि तुमने ये जो है, ऐसे समझाता हूँ, इससे देखो फिगर से। तुमने जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराया, वो एकदम मिल्की हो गया, मतलब कि मिल्क जैसा हो गया, दूध जैसा हो गया, मिल्की। ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने रिएक्शन को बंद ही नहीं किया, इसे होने दिया फर्दर। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आने दिया, काफ़ी देर तक आने दिया, एक्सेस अमाउंट में आने दिया। इधर नहीं लिखते हैं, आने दिया, एक्सेस अमाउंट में आने दिया। पता है क्या होता है कि ये फिर जो मिल्की वाटर, ये जो मिल्की वाटर टर्न हुआ है हमारा, ये फिर से कलरलेस हो जाता है। मतलब कि पहले ये तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालोगे, ये एकदम मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा, और फिर भी तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बंद नहीं करते हो, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आने ही देते हो, आने ही देते हो, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा इसके अंदर? देखो, ठीक है, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को बंद नहीं किया, ये जो ट्यूब थी, ग्लास ट्यूब, उसे डला ही रहने दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आने दिया एक्सेस अमाउंट में। भाई ठीक है, एक्सेस अमाउंट में आने दिया। अब क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे बन जाएगा एक नया कंपाउंड जो कि होगा CaH
HCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये क्या होगा, ये एक्वस होगा। और अब देखो ये वाइट प्रेसिपिटेट था। वाइट प्रेसिपिटेट का क्या मतलब था, मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था कि प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो वाटर में घुलते नहीं हैं, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो अलग रहते हैं। तो ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये जो चीज़ थी हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये घुलता नहीं है। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जो है हमारा इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये जो हमारे पास बना है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस नए कंपाउंड का नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेम डाल देता हूँ। नेम से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़, ऐसे डाल देता हूँ, सॉल्यूबल। ये चीज़ पानी में घुल जाती है। पहले क्या होगा, जैसे कि तुमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जैसे ही लाइम वाटर में डाला, वो मिल्की हो जाएगा, मतलब कि वाइट कलर का हो जाएगा। और उसके 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद तुम उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आने ही दो, बंद मत करो बिल्कुल। तो जो मिल्की वाटर हुआ है वो फिर से किस कलर का हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन पूछता है क्यों कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में, वो पानी में घुल जाता है और फिर से पानी को कलरलेस या ट्रांसपेरेंट बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ये आएगी, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो या तो तुम ये समझ लो 4 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा। यहाँ से सिंगल मार्क या डबल मार्क में क्वेश्चन पूछने का मतलब बहुत कम ही चांस आता है, तुम ऐसे समझ लो। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेम नोट कर लो। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, ये कलरलेस होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुम्हें याद रखनी है। और ये बनता कैसे है, जब हम लोग मिल्क वाटर, मतलब जो हमारा लाइम वाटर है, उसमें एक्सेस CO2 को पास करा देते हैं। पहले वो मिल्की होगा, मिल्की होने के बाद फिर अगर हम फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बंद नहीं करते हैं तो फिर वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है, और जो कि एक नया कंपाउंड है जो कि वाटर में घुल जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर, मतलब ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला जो रिएक्शन है ये तो सारी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इसमें कुछ नया नहीं है। नया यहाँ पे है, जब हम लोग एक्सेस CO2 पास करा देते हैं तब ये बनता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ऐसे ही हम लोग CO2 गैस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि CO2 गैस के बारे में भी ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। तो अगर हम लोग CO2 गैस की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस ऑर्डरलेस गैस, ठीक है। ये कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस गैस होती है। इट इज़ हैवियर देन एयर। हाइड्रोजन गैस जो थी वो एयर से हल्की थी, तभी उसके जो बबल्स थे वो एयर में ऊपर आ रहे थे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये एयर से भारी होती है, इसके बबल्स बनेंगे तो वो मतलब कि ऊपर हवा में उड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थर्ड वाला है। ये लाइन अगर किसी भी क्वेश्चन में लिख के आ गई कि अ गैस या अ कंपाउंड एक्स दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, समझ जाना CO2 गैस की बात हो रही है। CO2 गैस के अलावा कोई और गैस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसका चौथा पॉइंट, इट एक्सटिंग्विश फायर। ये आग को बुझा देती है। हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल थी, वो आग को लगा रही थी, ज़रा सी चिंगारी उसे लगी तुरंत वो आग लगा देती थी। लेकिन
ये जो है मतलब हमारी CO2 गैस है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती है, तो ये फायर को बुझा देती है। इस पॉइंट को भी तुम्हें याद रखना है कि क्वेश्चन ने बोल दिया अ कंपाउंड एक्स विच इज़ यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, तो तुम्हें याद रखना है CO2 गैस की बात हो रही है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनमें से कोई भी पॉइंट वो तुमसे क्वेश्चन में डाल के बोल सकता है कि मतलब मैं तुम्हें बार बार बता ही रहा हूँ कि कोई एक्स कंपाउंड है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हैवियर है एयर से, तो तुम्हें एकदम तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है। जिसमें से ये वाला वो पॉइंट तो थर्ड वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, बट ये पॉइंट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चनों में देखा जाएगा, मतलब आता ही रहेगा, तुम्हें देखने को मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टीज़ को देख लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स। एसिड जो होते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो इसकी भी पहले हम लोग जनरल इक्वेशन देखते हैं। एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। जब भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड जब भी कोई सॉल्ट और वाटर हमें मिलेगा जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब देखते हैं इसके भी एग्जांपल्स को, और इसका एग्जांपल है हमारी NCERT एक्टिविटी में 2.7 में। इस वाली एक्टिविटी में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमें क्या क्या दे रहा है, देखो ये तो नेम तो तुम्हें पता ही होंगे। ये जो चीज़ है हमारे पास इसे बोलते हैं बीकर। ये हमारे पास बीकर है। ये हमारे पास जो प्लेट टाइप की दिख रही है जिसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक पाउडर जैसा दिखा है इसे बोलते हैं वॉच ग्लास, ठीक है। ये वॉच ग्लास है। ये टेस्ट ट्यूब है। ये हमारे पास है ग्लास रॉड। इसका काम क्या होता है, कोई भी चीज़ को ना हमें मिक्स करना है, स्टीयर करना है, तो इसलिए हम ग्लास रॉड को यूज़ करते हैं उसके लिए। अब जो सबसे मेन चीज़ है हमारी इंपॉर्टेंट, ये जो ब्लैक पाउडर है ये क्या है, ये हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, इस चीज़ का नेम याद रख लेना। सिंपली करना क्या है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हमारे पास देखो एक लिक्विड भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है इसके अंदर। इसके अंदर जो लिक्विड है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो चीज़ है वो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, यानी कि डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो हम लोग अब तुम समझ ही गए होगे मतलब कि एसिड की रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ होने वाली है। अब एक्चुअली में होगा क्या वो देखते हैं आके। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस वाले बीकर के अंदर पहले एसिड को डाला। एसिड को डालने के बाद फिर हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड को डाला और फिर इस ग्लास रॉड से देखो अच्छे से मिक्स किया। ग्लास रॉड से अच्छे से मिक्स किया। जब ग्लास रॉड से मिक्स किया तो इसका कलर देखो कैसा हो रहा है। इसका कलर हो रहा है, इसके अंदर ना एक सॉल्ट बन रहा है, और वो क्या है हमारा सॉल्ट कौन सा है, CuCl2, ठीक है। ये जो सॉल्ट बन रहा है ये एक्वस फॉर्म में है जो कि दिख ही रहा है, और इसी का जो कलर होता है यही कलर तुम्हें दिख रहा है, ये कौन सा होता है, ब्लू ग्रीन, ठीक है। ये जो होता है ये ब्लू और ग्रीन कलर का होता है कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड, जो हमारा कॉपर क्लोराइड बन रहा है वही हमारा ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, इसी में बन रहा है। बस इस वाली एक्टिविटी में और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन में बोला उसने कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और कॉपर ऑक्साइड लेना है, इन दोनों को मिक्स करना है, अच्छे से स्टीयर करना है और ऑब्जर्वेशंस बतानी है कि क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है तुम्हें। तो जो मेन चीज़ सबसे पहली ऑब्जर्व हुई भाई, इसका कलर चेंज हो जाता है। ये ब्लैक कलर का था, ब्लैक कलर से ब्लू और ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अब अपन लोग देखने वाले हैं आगे जाके कि इसकी रिएक्शन कौन सी है, क्या रिएक्शन हो रही है इसमें, उस रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो हमारे पास था सबसे पहले HCl एक्वस प्लस, हमने इसकी रिएक्शन कराई कॉपर ऑक्साइड के साथ जो कि था सॉलिड। हमें मिला क्या, CuCl2, कॉपर क्लोराइड मिला जो कि एक्वस है, और प्लस इसी सॉल्यूशन के अंदर H2O भी होगा, लिक्विड भी होगा, ठीक है।
अब मेन मुद्दे की जो बात है, ये जो कॉपर क्लोराइड है ये क्या होता है, ब्लू और ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो यही बोल रहा था कि जब भी कोई भी एसिड है, रुक जाओ इसे देख लेते हैं। ओके, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 क्लोराइड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 है, कॉपर 1 है। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्साइड को लिया जो कि ब्लू ग्रीन कलर का है। और भी देख लेते हैं 1-2 एग्जांपल्स जिसमें हम लोग मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन कराने वाले हैं, किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड की। ठीक है, इसकी लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। ये रहा हमारे पास सोडियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है। इसकी रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं H2SO4 एक्वस से। क्या बनने वाला है, सोडियम प्लस बनाएगा, ये बनाएगा SO4 माइनस, तो सोडियम सल्फेट बनने वाला है, NO2। सोडियम सल्फेट बनने वाला है और हमारा H2O भी बनने वाला है, जो कि ये होगा हमारा एक्वस और ये हमारा होगा लिक्विड। ठीक है, ये बनने वाला है। ये बैलेंस है या नहीं, 1 सेकंड चेक कर लेते हैं। 2 सोडियम ऑक्सीजन SO4 H2, सही है, बैलेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बैलेंस है। अब और भी देखना चाहें तो अपन लोग एक और देख लेते हैं। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जनरल इक्वेशन तुम्हें पता ही है और तुम्हें अब आयंस के साथ इक्वेशन बनानी भी आ गई है। तो अब कोई ये बड़ा तुम्हारे साथ कोई डील नहीं है, बड़ी कोई कठिन काम नहीं है कि कोई ऐसी इक्वेशन या कुछ ऐसा दे दिया जो मैं तुम्हें यहाँ पे ना कराया हो, लेकिन तुम फिर भी उसे कर पाओगे। ठीक, चलो हम लोग लेने वाले हैं Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड को, Fe2O3 जो कि हमारे पास सॉलिड है। इसकी रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्वस फॉर्म में। FeCl3 बनेगा हमारे पास जो कि एक्वस होगा, प्लस H2O भी बनेगा जो कि लिक्विड होगा। इसे बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है। अगर अपन लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएंगी। ओके, ठीक है, इसे 6 बनाते हैं। हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 क्लोरीन हो गई। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 क्लोरीन हो गई। अब H2O को देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितनी है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। यहाँ पे इधर साइड कितनी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 है। अगर अपन लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 है, यहाँ से अगर अपन लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, ये बैलेंस हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब बस यही है, देखो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड था। हाँ, फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है, किसी को याद है फेरिक ऑक्साइड का कलर? इसे मैं बता चुका हूँ, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ी थी। ये ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर का पाउडर होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, ये छोटी छोटी डिटेल्स याद रखनी है, कलर क्या होता है, क्या कलर नहीं होता। मैंने प्रैक्टिस शीट में भी क्वेश्चन दिए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो वो तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताएगा कलर के साथ खेलेगा, किसी और प्रॉपर्टी के साथ खेलेगा तुम्हारे साथ, लेकिन वो तुम्हें एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि तुम्हारे पास फेरिक ऑक्साइड है, ये है, वो है। ठीक है, तो ये हो गई आज हम लोगों ने मेटल की, मतलब एसिड की रिएक्शंस देखी, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल के कार्बोनेट के साथ, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और हाइड्रोजन गैस की और CO2 गैस की प्रॉपर्टीज़ देखी। इतना हम लोगों ने आज देखा। ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।